ना थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, न पैर थके ना हिम्मत हारी है। कुछ भी नहीं हुआ है अभी। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम है, अभी तो हम पढ़ेंगे। यही इसी 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 सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, आप लोगों को मैथ में बिल्कुल 100 में 100 फोड़ना है, ठीक है। उसी कड़ी में आज ये आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा और एक कड़ी ऐड होने वाला है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 40 में 40 जो झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, किस प्रकार झारखंड बोर्ड एग्जाम लेने वाला है, वो सारा चीज आप लोगों को दिखाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से एक बार जरूर देख लीजिए। 2022 का जो जैक ने ऑफिशियल जो जैक ने एग्जाम लिया था, और ये ऑफिशियल पेपर है। चलिए देखते हैं किस किस प्रकार का सवाल पूछा गया था, और बिल्कुल इसी पैटर्न पर इस बार भी सवाल पूछे जाने वाला है। तो एक भी सवाल मिस नहीं करना है। अपने जितने सारे दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। शानदार तरीके से मचाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला सवाल 120 का अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों, ये सवाल फिक्स है, 1 नंबर का जरूर रहेगा ये सवाल, और वो भी 1 नंबर में ही रहेगा। जी हाँ, 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, सिंपल है, सभी को पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 120 को ऐसे लिख देना सिंपल सा। किससे जाएगा सर? 2 से चल जाएगा ना, तो 2 से 2 छो के 12, 0 है तो 0, फिर 2 से जाएगा। जी हाँ, 2 3 6, 0 है तो 0, फिर 2 से जाएगा। जी हाँ, 2 1 कम 2, 1 बचाना तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से दे दो, 3 5 15। क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना आसान है, 1 नंबर मिल गया। चलो दूसरा नंबर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का मान है, क्या होगा? जल्द से बोलो। दोस्तों, जितने इंग्लिश वाले विद्यार्थी वो भी सवाल को देख सकते हैं, इंग्लिश का भी सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आप लोग ले लेना, देख लेना। क्या है अभाज्य गुणनखंड, इसका मान क्या होगा? तो देखो, इसका मान क्या करेंगे, सबको गुना कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, 24 या 72। गुना कर देना यार, इसमें भी क्या समझाना है, गुना करो। अगला सवाल है 6 और 20 का एचसीएफ है, नहीं था। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज, क्या होगा? एचसीएफ जब भी निकालोगे ना तो लिख लो 6 बराबर क्या लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो 2 20 नंबर देखो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 20 का क्या लिख सकते हैं। अच्छा, जब नहीं पता चलेगा तो ऐसे करके उसका निकाल लेना एक बार मेरे भाई। 2 10 से 20 होगा, फिर 2 5 10 होगा। मतलब जिसको नहीं पता कि क्या लिखेंगे सर, तो उसको ऐसे करके निकाल लेना। क्या हो जाए 20 का? 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। एचसीएफ मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? सर ये 2 ठो दोनों में दिख रहा है, लिख दो 2। और कुछ हो दिख रहा है? ना 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 ना, और कुछ हो नहीं दिख रहा है, तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालने बोले, ध्यान से सुन लो, अगर एग्जाम में एलसीएम निकालने बोल दे, तो एलसीएम निकालने बोलेगा ना, तो एक बात माइंड में रख लो, क्या जो कॉमन आएगा उसको तो लिख देना है, 2 लिख दिए, और जो जो कॉमन नहीं है सबको लिख दो। क्या नहीं है? 3 नहीं है सर, तो 3 को लिख दो। ये 2 और 5 भी नहीं है, तो 2 और 5 को भी लिख दो, और गुना करके जितना आएगा उतना आंसर। 5 10 10 33 60 हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा 2। तो हमको एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ को मार दो गोली और बढ़ जाओ आगे। 4 नंबर सवाल में पूछा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। क्या होगा ऑड इंटीजर के रूप में? तो देखो, इसमें ना आप लोग प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, मतलब विषम संख्या जब होगा तो m के जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे, ऑप्शन 1 देखो, अगर हम m बराबर 1 पुट करेंगे तो ये विषम हो जाएगा, m बराबर 2 पुट करेंगे तो ये सम हो जाएगा। मतलब ये वाला नहीं हो रहा है, सम विषम दोनों आ रहा है ना। चलो इसको देखते हैं। 2m को 2 है, और m के जगह पर अगर 1 पुट करते हैं तो 2 1 कम 2 ही हो रहा है। m के जगह पर 2 पुट करेंगे सर तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है सर। 2m है ना, इसलिए 2m है, तो 2 और m की जगह पर 3 पुट कर दे m के जगह पे, तो 2 3 6 हो जा रहा है। अच्छा सर, ये भी तो सम ही आ रहा है। चलो 4 को देख लेते हैं। 2 है और m 2m है ना, तो m की जगह पे क्या पुट करते हैं? 4 बैठाते हैं, 2 4 8 हो जा रहा है। सर ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी, सब में तो सम ही आ रहा है। इसमें तो इसमें भी नहीं होगा, तो ये भी खत्म, क्योंकि हमको विषम संख्या का रूप चाहिए ना। चलो ये देखते हैं, m + 1, तो m की जगह पे 1 पुट कर दो, और प्लस 1 तो है ही, 1 + 1 2, ये भी तो सम ही हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब बचा 1, तो इसको भी ऐसे ही मार सकते हो, ये सही हो जाएगा। देखो कैसे, 2m + 1 है ना, 2m + 1। अच्छा, m की जगह पे 1 बैठा करके देखो, 2 1 कम 2 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। 2 बैठा के देखो m की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? इस m की जगह पे बैठा रहे m की जगह पे, तो 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, ये भी विषम आ रहा है। 3 बैठा के देखो, 2 2 3 6 और 1 7, 4 बैठाओ, 2 6 8 और 1 9, ये आ रहा है विषम सर, तो मार दो इसको गोली। बढ़ जाओ आगे, क्या है देखो 6 नंबर 5 नंबर, और ये तो बच्चा वाला सवाल है। अगर इसको जिसने नहीं किया भैया, उसको 10th का पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भैया देखो और आंसर दो।
इतना आसान सवाल, मतलब अगर 5 क्लास को समझा देगा ना आप तो 5 बच्चा बना लेगा। कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष का शून्यक बोला, पी एक्स का शून्यक, तो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, देखो 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है और 3 बार काट रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वाई अक्ष का बोलता है तो वाई अक्ष को सिर्फ 1 ही बार काट रहा है, लेकिन हाई लंग वाई अक्ष को पूछता नहीं है, एक्स का ही पूछता है, तो या ध्यान देखना 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का टर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो गया, 3 किसका स्क्वायर होता है सर, अरे भाई 3√3 का स्क्वायर होता है। कैसे सर, 3√3 का स्क्वायर नहीं होता है, √3 को 2 बार गुना कर दो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल वाला बात। तो वो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस √3 और हो जाए ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस √3। बहुत शानदार, बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा हीरो, देखो एक बार इसको पुट करो 0, एक बार इसको पुट करो 0, आ जाएगा मेरा आंसर। एक्स माइनस √3 पर 0 पुट करेगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। वही अगर एक्स प्लस √3 पर 0 पुट करेगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस √3 आएगा। यानी √3 और माइनस √3 आपका परम सत्य उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है -3 और 2 है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये चैप्टर बहुत 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 आसान है। कैसे करना है, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया तो कैसे निकालोगे, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है, ठीक है। सिंपल सा लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल्स टू 0, इतना लिख देना है खाली। अब ये हो गया शून्यकों का योग, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस शून्यकों का योग कितना है, देखो तो -3 है ना, तो -3 और एक्स का है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है देखो तो गुणनफल 2 है तो 2 लिख दो बराबर 0। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। इधर जो होता है ना ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका द्विघात बहुपद हो गया। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना देन रिस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, समीकरण निकाय इसका क्या होगा। बोल रहा है अगर रूप ये हो आपका, ये वाला रूप हो, दो इक्वेशन एंड क्या होगा, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बताओ। कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों ये हमारा कंडीशन अगर ये वाला चीज होता है ना तो आपका क्या हो जाता है, कोई भी हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में समांतर रेखा हो जाता है, समांतर ऐसा ऐसा होगा, कभी मैच नहीं करेगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इंतजार कर रहा है। 9 नंबर देखो, रैखिक युग्म और इसका हल कितना है। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 2 को दिया हुआ है। क्या इसका हल कैसे निकालेंगे, या तो आप दोनों समीकरण को आप हल करके निकाल सकते हो या फिर ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से कैसे जाएंगे सर, ऑप्शन 1 पुट करो, एक्स का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू -1 पुट करो सब में, जिसमें वैल्यू सेटिस्फाई दोनों में होना चाहिए, आंसर आ जाए। कैसे करेंगे सर, देखो एक्स का वैल्यू क्या है, पहला इक्वेशन को लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू -1 ना, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -1 पुट करके देखो इधर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इधर 5 आ जा रहा है तो सोचो सही है, लेकिन सही है तो दोनों इक्वेशन में सही होना चाहिए, इसमें भी सही होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, एक्स का वैल्यू 2 ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस इस समीकरण में बैठा रहे हैं, ठीक है। और माइनस वाई है तो माइनस वाई का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 इक्वल टू कितना, जो 5 हो जा रहा है। सर इसको तो सिर्फ हो जा रहा है, इधर भी 5 है ना। चलो इसमें बैठा के देखो, इसमें बैठाएंगे तो देखो क्या 5, इसमें 4 आ रहा है कि नहीं, देखो तो x के जगह पे क्या बैठाएंगे 2, क्योंकि इसको ले रहे हैं ना अभी, तो 3 गुना 2 और प्लस 2 y है ना, तो y का वैल्यू कितना -1, तो 2 इंटू -1, तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, जो क्या जाएगा 4। अरे सर ये तो मैच हो जा रहा है, 4 4 तो इसी को मार दो। देखो इसको पुट करो, नहीं मैच होगा। कैसे, देखो आप लोग भी अपना भ्रम दूरी कर ही लो। सर पहले ही आंसर में ऑप्शन में आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया, अपना भ्रम दूर कर लो। देखो x का वैल्यू 2 और -2 बैठा करके देखो, तो 2x है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 बैठा दिए, -y है ना, तो -y, y की जगह -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा। कितना, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ रहा है 5 नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये पहला ही गलत हो गया, तो बाकी चेक ही नहीं करना है, मतलब ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको भी करना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण जिसका हल होता है दोस्तों वो संगत कहलाता है। सुन लो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज कॉल्ड कांसिस्टेंट। ओके याद रख लेना, जिसका हल होता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत हो जाता है मेरे भाई।
समीकरण एगो में दिया है, दो को में कितने हल होंगे बताओ दोस्तों। ये क्या है, रैखिक समीकरण है ना, तो जितना बार x का वैल्यू बैठाओगे उतना बार आपको अलग अलग y का मान मिलेगा। कल मैंने बताया था इसको, जितना बार x का अलग अलग वैल्यू बैठाओगे उतना बार y का अलग अलग मान मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा। निकाल निकाल के थक जाओगे, बट सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट आएगा। समीकरण निकाय इतना और इतना के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। देखो समीकरण अद्वितीय हल होने का हम लोग कंडीशन क्या होता है यार दोस्त, a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, यही तो होता है ना, यही तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या करेंगे हम लोग, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा, देखो ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो a1/a2 कितना है, 2/2 है ना, तो 2/2 कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। मतलब b1/b2 1 नहीं आना चाहिए ना, तो y के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और बटा k की जगह पे क्या है, -k है, -k लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम k के जगह पे क्या लिखिए कि 1 नहीं हो, तो k के जगह पे हम -1 नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका -1 अगर देंगे, देखो k का जगह पे हम अगर -1 दे देता है, देखो माइनस है तो पहले से k के जगह पे -1 दे दिए, क्या हो गया, 1/1 हो रहा है ना। तो पहला a1/a2 भी 1 आ गया हम लोग का, और ये क्या था, ये आपका b1/b2 हम निकाल रहे थे ना, b1/b2 ये भी 1 आ जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान अगर हम -1 मान ले तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। तो बोल रहा है अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है, तो k का मान ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों मान पे हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए किस मान पे अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस मान पे नहीं होगा, बाकी सभी पे हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि अद्वितीय हल होने में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। यहाँ पर 2/2 काटोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y के कुछ नहीं तो 1 ही है, और -k बैठाएंगे, -k का अगर -1 ही बैठाते तो -1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, ये आपको नहीं है। नेक्स्ट देखो, यदि रैखिक समीकरण कोई युग्म असंगत है तो उसके आलेख की रेखाएं कैसी होगी। दोस्तों आलेख कैसा होगा, अगर असंगत होता है तो समांतर होगा, याद रखना। संगत होता है तो संपाती हो सकता है या फिर परिच्छेद होता है। सुन लो, अगर संगत होगा तो संपाती या परिच्छेद कुछ भी हो सकता है दोनों में, बट अगर असंगत होगा तो समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था, इसको तोड़ोगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा ना, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको तोड़ोगे तो इधर स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स का क्या स्क्वायर आएगा सर, क्या स्क्वायर आएगा, अरे एक्स को गुना करो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर गुना करो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इधर दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कट जाएगा। आप लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो, कर लेना, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन 2x स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर तो बच ही जाएगा। इसको सॉल्व करो क्यू आ जाएगा, तो और नहीं होगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। एक मिनट, हाँ ये क्यू आएगा ना, लेकिन क्यू इधर भी है तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो, तो आपका द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विभक्तिकर है, ठीक है। द्विघात इसका विभक्तिकर निकालना, विभक्तिकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। सर b क्या है, a क्या है, सारा चीज आप लोग बता दिए, फिर से देख लो। पहला जो होता है a होता है, उसके बाद वाला जो होता है b होता है, उसके बाद जो होता है c होता है, ठीक है। b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। -4, a का वैल्यू कितना है, 3 है, और c का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और -4 थी 12 दूनी 24 हो जाएगा। डी का वैल्यू हो जाएगा 1, तो एक आंसर है आप लोग का, समझ गए। बहुत आसान सवाल आएगा, बस आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लो। x² + bx + c के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। दोस्तों बराबर और वास्तविक मूल कब होता है, जब d का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। d मतलब क्या होता है, b² - 4ac। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ा चुका हूं मैं, देख लेना कुछ दिन पहले ही, ये 0 हो जाएगा, मतलब b² - 4ac 0 होना चाहिए, ये वाला 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा कोई, इंग्लिश वालों को भी। द्विघात समीकरण है इतना तो मूलों की प्रकृति होगी। द्विघात समीकरण इतना है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो डी निकालो। मूलों की प्रकृति देखना है दोस्त, तो डी निकालना होगा। दोस्तों द्विघात समीकरण का एक 5 नंबर का सवाल फिक्स आप लोग का आज शाम तक वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, रात से पहले ही, तो उसको जरूर देखना। 5 नंबर पक्का हो जाएगा, सबसे आसान कह सकते हो 5 नंबर में वही है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण इसका कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति होता है b² - 4ac। डी निकालो, b² यह है a, यह है b, यह है c, तो b² में -5 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान हो गया 2, और b 4a हो गया, c का मान भी हो गया 3,
-5 का स्क्वायर होगा 25, 4 दूनी 12, भारतीय 4 दूनी 12, 12 भारतीय 36। अरे भाई इसको माइनस करोगे तो -11 आ रहा है ना, जो कि आपका मूलों की प्रकृति काल्पनिक हो रहा है। तो क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या हो रहा है दोस्त, वास्तविक नहीं हो रहा है ना। जी हाँ, फिर से देख लो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, नहीं काल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, -11 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर बोला मूल समान है तो के का मान, मूल समान होता है तो डी बराबर 0, मूल समान है तो व्यक्तिगत 0 होगा, ये आपका रूल है, आपको पता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, के है तो के का स्क्वायर, -4ac तो 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे कितना हो जाएगा 3, बराबर में 0। तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 तिया 24, बराबर का 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, तो के बराबर हो जाएगा √24। 24 का वर्गमूल निकाल लोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 छुक 24, 2√6। ठीक है, तो 2√6 आपका प्लस माइनस होगा क्योंकि स्क्वायर जगह उधर गया, तो 2√6 देखो यहाँ पे, 2√6 यहाँ पर इंतजार कर रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 बराबर 0 के एक मूल -2 और k है -2 है तो k का मान ज्ञात करो। तो हम लोग एक मूल दे दिया, मान लेते हैं दोस्तों अल्फा दे दिया, अल्फा बराबर क्या दे दिया है -2 दे दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब भी इस प्रकार देगा ना तो आप लोग लिखना, हमको पता है शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो हम गुणनफल निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अगर योगफल निकालने जाए तो अभी के का माजरा फंस जाएगा, के तो हमको पता नहीं है ना अभी, इसलिए। ठीक है, तो -b/a अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या -2 है, हम यहाँ से बीटा निकालेंगे। ठीक है, इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना है, देखो -10 है ना यहाँ पर, तो -10 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ये 5 आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5, याद रखो, सॉरी बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5, बीटा का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, याद रखो। तो हम लोग अब योगफल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है -2 है, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, बराबर -b/a ना, तो माइनस, और b का वैल्यू क्या होगा, देखो kx है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया, तो -2, और यहाँ पर क्या बी का वैल्यू -k है, तो -k, अब बटा में a में कुछ नहीं तो 1, तो ये 5 में 2 जाएगा तो होगा 3। ठीक है, हो जाएगा 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k, यानी कि k हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 3, निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 3। समझ में आया मेरी बात, k का वैल्यू क्या आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप मार दो। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल है। तो मूल कैसे निकालना है, फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दो, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 को अब तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 6x² है तो उसको रहने दो 6x²। ठीक है, 6x² रहने दो। अब क्या करोगे, यहाँ लिख सकते हैं -4x और +3x और माइनस का 2 बराबर 0। क्या करेंगे, माइनस प्लस से -4 में 3 गया तो 1x हो जाएगा ना, दोनों में कॉमन ले लो। 6 और 4 किसका पाड़ा में आता है, 2 का पाड़ा में आता है, दोनों में x भी तो x कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 2 × 6 और 2 x तो 1x हो जाएगा, माइनस कितना बार में 4 आएगा 2 बार में। अब +3x और -2 कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 3x - 2। ठीक है, तो 3x - 2 3x - 2 दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 2x + 1, तो 3x - 2 और 2x। ठीक है, क्या होगा -1। ठीक है, सॉरी -1 नहीं +1 ना, 2x + 1 सही है। अब क्या करेंगे, देखो 3x = 0 पुट करो, इतना बराबर 0 है, 3x = 0 पुट कर दो, सॉरी 3x = 0 पूरे, 3x - 2 = 0 बैठाओ, तो x बराबर हो जाएगा इको 2/3, और इसको 0 पुट करोगे तो x बराबर -1/2, तो हो जाएगा इको हो गया -2/3 हो गया, और इसको पुट करो तो क्या होगा, x बराबर इधर +1 जाके उधर जाएगा -1 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा, तो -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3, ये ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, एपी का सारवंतर डी होता है दोस्तों, बस दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर दो, a2 - a1 कर दो, a2 कितना है देखो 3 है, a1 भी 3 है, 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। बच्चा वाला सवाल है दोस्तों, बहुत आसान सवाल आया था इस पिछले बार, और इस बार भी इसी प्रकार के सवाल आएंगे, देख लेना इसलिए। लेकिन हाँ, एग्जाम तैयारी करो, ऐसा नहीं कि आसान आएंगे तो सर पढ़ेंगे नहीं। एपी का प्रथम पद 10 है, सारवंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यानी कि a2 क्या हो जाता है दोस्त, a + d हो जाता है,
ए कितना है दोस्त 10 है और डी कितना है 10 है। 2 और 10 10 20, बस हो गया आंसर 20। कौन बोला इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि एपी में ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 तो ए एन का मान क्या होगा? हमको पता है दोस्तों ए एन बराबर क्या होता है, पता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो ए में हो जाए 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना हो जाएगा देखो 8 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में एक जगह कितना होगा 6, सॉरी 8 में एक जगह 6 बोल रहे हैं, 7 और गुना का 3, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 कितना हो जाएगा 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 आंसर है देखो तो, जी हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा? देखना 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा भाई। पहला गुणज क्या होता है 3 होता है, दूसरा क्या होता है 6 होता है, तीसरा क्या होता है 9 होता है। गुणज मतलब अरे भाई इसका पढ़ा में जो आता है, तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और उसके बाद आते रहो बहुत आएगा। प्रथम 5 गुणज बोला है, 5 गुणजों का योग। अच्छा 5 बोला ना, चलो 5 तक लिख देते हैं। ये 9 हो गया, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, होगा 5 गुणज का योग बोला है। आप लोग इसको एसएन के द्वारा भी बोल सकते हो, डायरेक्ट जोड़ कर भी आंसर लिख सकते हो। योग दोस्तों होता है एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू एक फॉर्मूला छोटा वाला होता है ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट n कितना है दोस्तों 5 गुणज है ना, तो 5/2 करना। ए कितना, पहला पद 3 है और अंतिम पद क्या 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 है, 18 को 2 से काटो 9 बार में काट जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, यानी कि 45 आंसर से। समझ, इसको सॉल्व कर लो। अब 15 3 हो जाए 18 ना, 2 काट दो, 9 बार में काट दिया 2 9 18, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें निकालना पड़ेगा, कोई भी बनाओ, दोनों फॉर्मूला से बन जाएगा, बहुत आसान है। तो 45 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है हाँ, लेकिन दोस्तों अगर इसमें बढ़ा दे दे, मान लो ये तो प्रथम 5 गुणजों को बोला था ना, अगर हम लोग को 100 गुणजों को बोल दे 100, तो n बराबर 100 हो जाएगा। तब आपको उस केस में दोस्तों Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मूला है। ये तो 5 था, मैंने 5 लिख दिया, ज्यादा अगर दे देगा तब नहीं होगा ये वाला से, तब Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं भाई, याद रखना। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। डी पैरेलल बीसी है तो ईसी का मान क्या होगा? डी समांतर बीसी है तो ईसी का मान क्या होगा? दोस्तों जब हम लोग एक रूल होता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, यानी कि क्या हो जाएगा एडी बटा, क्या हो जाएगा दोस्त, एडी बटा डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बटा ए बटा ए बटा इसी। एडी कितना है 1 है, डीबी कितना है 2 है, ए कितना है 1.5 है, इसी कितना है, उसका डबल हो जाएगा, लिख दो आंसर, क्या दिक्कत है, इसी का इसी लिख दो, निकाल लो, इसी को क्रॉस गुना करो, इधर उधर गुना कर दो, तो इसी बराबर कितना हो जाएगा देख लो, इसी बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी, ये गुना हो जाएगा 2 से 1.5 से 3 हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देख के बोल सकते हो, 1 का डबल 2 है तो 1.5 का डबल 3, अरे भाई डबल 1.5 का डबल 1.5 का डबल 2 का डबल 1 का डबल 1 का डबल, महिला में लगता है ना। देखो क्या आकृति में समरूप है तो समरूपता कसौटी क्या होगा? तो देखो क्या होगा समरूपता कसौटी, देखो ध्यान से, 2 का डबल है 4, 2.5 का डबल है 5 और 3 का डबल है 6, यानी कि दोस्तों ये समानुपाती है ना। कैसा समानुपाती है सर? ए बी बटा क्या हो जाएगा 2/4 होगा ना, तो ए बी बटा क्यू आर होगा, ए बी बटा क्यू आर। अच्छा भुजाएं समानुपाती, बोलो उतना कुछ करना ही नहीं है, एस 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 समरूप ये हो जाएगा, नियम हो जाएगा ना, सभी भुजाएं समानुपाती है, तीनों भुजा समानुपाती है, तो एस 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 समरूपता नियम हो जाएगा। मैं सोचा नियम लिखने बोला था, यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखने बोला था, त्रिभुज का नाम नहीं लिखने बोला, ठीक है। अगर त्रिभुज का नाम बोलता तो क्या होता, ए बी सी होता और इधर से होता क्या क्यू आर पी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और डी एफ में कोण ए बराबर डी, बी बराबर एफ तो सी बराबर ई है तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों समरूप हो जाएगा, ए बी सी है, ए बी सी है, तो इसमें हो जाएगा डी एफ ई, डी एफ ई, ए बी सी, तो डी एफ ई कहाँ पर है देखो, ए बी सी और डी एफ ई, ये वाला हो जाएगा। नाम में ही है मेरे दोस्त, ये लिखो ए है, बी है, सी है, इसमें क्या है डी है, एफ है और ई है, तो ए बी सी डी एफ ई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये इंग्लिश वाला सवाल है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात दिया है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर साइड्स का रेशियो दिया है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। सिंपल सा, जब भी साइड का रेशियो दिया हुआ रहता है एरिया का निकालना पड़ता है, तो कुछ नहीं करो, आंख बंद करके जो भुजा का दिया है, जो साइड का दिया है उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोस्तों दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 का स्क्वायर 81, सही है,
16:81 सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, एरिया का रेशियो दे दे और भुजाओं का पूछे तो वर्गमूल कर देना, याद रखना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना है, भुजा इतना है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी? कर्ण है और एक भुजा है तो शेष भुजा का निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई? हम लोग पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर एक भुजा का स्क्वायर 12 स्क्वायर और प्लस कुछ दूसरा भुजा मान लो x मान लेते हैं, x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 25 बराबर x का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 25। इसका वर्गमूल निकालो, आ जाएगा आंसर x बराबर कितना? √25, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 5। 5 कहीं पर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आप लोग का। एबीसी में AB बराबर है, AC बराबर है, BC बराबर। कल अगर आप लोगों ने मेरा 6 चैप्टर वाला वीडियो देखा है तो इस चैप्टर से मैं गारंटी कहता हूं ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल मैं आपको गारंटी देता हूं 100%। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। 6 चैप्टर का थोड़ा भी आप लोग हार्ड लगता है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव का दोस्तों जो प्रमेय है आज बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो देख लेना उसके बाद। तो इस प्रकार का जो भी सवाल होगा ना, अक्सर आंसर 90 डिग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग AB का स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा? देखो 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 6 चौक 36, 36 या 108 हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो। AC का स्क्वायर क्या? 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों हो जाएगा 144। और 6 का स्क्वायर है, 6 है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36। अच्छा 36 और 108 को जोड़ोगे तो 144 आ रहा है। मतलब किसी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के तो बराबर हो रहा है ना। तो जब भी ऐसा होता है ना कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है तो मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन वाला है? ये सबसे बड़ी हो रहा है ना, ये कर्ण हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC, तो B का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। मार दो 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का जो व्यास होता है ना वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो ये जीवा, ये जीवा, ये जो सब जीवा, लेकिन जो केंद्र से पास होता है ना वो सबसे बड़ी होता है। और जो केंद्र से पास होता है उसी को तो बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी पढ़ लो, अभी आज में पढ़ोगे तो ही नंबर आएगा परसों। ठीक है, बोलते हैं ना, जिसने बोला कल बीत गए पल, जिसने बोला बरसों परसों, जो उसके बीत गए बरसों, जिसने बोला आज वही करेगा राज। ठीक है, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र P से बिंदु की दूरी 25 है, वृत्त की त्रिज्या। ये सवाल बहुत फेमस है, एक सवाल छप चुका है इस चैप्टर से इस प्रकार का। देखो क्या है, किस प्रकार करोगे इसको? क्या बोल रहा है? एक वृत्त है, ठीक है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त का स्पर्श रेखा है और ये बिंदु P है मान लो। ठीक है, बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया? ये 24 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? केंद्र से P की दूरी, ये केंद्र होगी, यहां से P की दूरी कितना है? 25 है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालनी है। आपको पता है दोस्तों कि जो भी त्रिज्या खींचते हैं वो इस वृत्त पर ये लंब हो जाता है कि नहीं होता है? तो ये आपका हो जाए P, इसका मान लो कुछ भी नाम ले लो, यहाँ पर Q मान लो, यहाँ पर O मान लो। ठीक है, आपको पता है दोस्तों ये कर्ण हो गया, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और एक बार ध्यान सुन लो, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये कर्ण हो गया, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर इस 24 का स्क्वायर प्लस ये वाला Q का स्क्वायर होगा। बिल्कुल, मतलब लिख सकते हैं डायरेक्ट हम क्या कि 25 का स्क्वायर बराबर होगा सर 24 का स्क्वायर और प्लस ये वाला का स्क्वायर। ये वाला क्या है? ये वाला R है, त्रिज्या है ना, तो R का स्क्वायर लिख दिया। तो 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और R का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर 25। 625 में से 576 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करोगे तो क्या होगा? माइनस करोगे तो उधर 25 और इधर 24, 49 हो जाएगा, यानी R का स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा 49। तो R बराबर होगा √49, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ गए? 49 के वर्गमूल निकालो ना, 33 हो गया। 34 नंबर देखो, ये है इंग्लिश वाला सवाल, देख लो। एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक वृत्त का कितना? बहुत सारा होता है, बहुत 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 किस तरह होना, बहुत ये ऐसा होता है, ऐसे इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, तो अनंत हो जाता है मेरे भाई, अनंत रूप से अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दी गई आकृति में OP 5 है, PA 3 है, OA की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं एक छोड़ता हूं, कमेंट में सभी लोग छाप देना इसका आंसर। जी हाँ, सिंपल सा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब सर, मतलब OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं भली भांति प्रकार से। नेक्स्ट, केंद्रीय कोण थीटा वाले R त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? R बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। सर कहीं भी नहीं दिख रहा, अरे यहाँ छुपा हुआ है, देखो थीटा बाई 360 है और पाई R स्क्वायर है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?
जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो क्या बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना क्या होता है फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई बोल रहे हैं थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना मेरे भाई। थीटा कितना है देख लो, थीटा होगा 60 डिग्री, तो चलो 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, तो 60 बाई 360 इंटू पाई का मान लिख दो 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 6 गुना 6 करोगे ना, यहाँ 1 0 0 कट जाएगा, 6 चौके 36 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 6 से ये 6 काट दो, 22 को 6 से गुना करो बटा 7 कर दो, यानी 132/7 आपका आंसर हो जाएगा। साफा साफ ये आंसर है। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये था क्वेश्चन इंग्लिश वाला, देख लो, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई होती है थीटा बाई 360 क्या होता है इंटू 2 पाई आर, यही ना होता है। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो 60 बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर का वैल्यू हो गया कितना 21, ठीक है। अरे उधर चल अभी लिखने दे, 7 से 21 कटेगा, बहुत अच्छा से कटेगा, 1 0 1 0 6 चौके 36 कट जाएगा, ठीक है। 2 3 6 काट दो और 3 से 3 कटिंग हो जाएगा, यानी 22 आपका पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए 39 देख रहे हैं क्या बोल रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्त का क्या होगा। दोस्तों ये भी मैंने बताया था, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये लघु वाला वृत्तखंड का दिया हुआ है तो दीर्घ वाला निकालना है, पूरे वृत्त में से इसको घटा दो। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस लघु का घटा, लघु का कितना है 14 है तो 14 घटा देना, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14 का 14 हो जाएगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर है ना तो 22/7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है मैंने 7 दूने 7 है और माइनस 14 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 होगा 154, तो 154 माइनस 14, 154 में से 14 माइनस कर दोगे तो 140 आपका परम उत्तर हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल आज का अंतिम सवाल, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। 40 नंबर आज का अंतिम सवाल, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमबद्ध तानों के बीच का कोण निकालना है। देखो ये है 8 ताना है, 1 ताना 2 ताना 3 ताना 4 ताना, 8 ताना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना हो गया, सपाट वृत्त मान लो और इसका कोण निकालो। तो देखो कितना घर हो रहा है, देखो तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर, यानी दोस्तों 8 घर मिला करके कितना डिग्री हो रहा है 360 डिग्री हो रहा है। तो हमको सिर्फ एक घर का कोण निकालना है, तो 360 से किसको देंगे भाग, 8 को काट दो, 8 4 32 और 8 5 40, 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर छपेगा। हर एक विद्यार्थी देख लो और पढ़ो, जितना वीडियोस अपलोड हो रहा है उसको देखो, मैं आराम से गारंटी कर रहा हूँ 90+ आपका कहीं नहीं जाएगा, बस पढ़ो जितना वीडियोस, अभी कल का दिन है, वीडियोस का अंबार लगेगा, आप लोग बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो, ठीक है, मेहनत करो। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो देख पाओ। लव यू ऑल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।